मनोज जी लाइव थोड़ी करो, आवाज नहीं भाई है ना। बच्चों पिछली क्लास में हमने बात की थी इतिहास में हर्षवर्धन के बारे में। हर्षवर्धन के बारे में हम सामान्य परिचय उनके बारे में बात की कि जन्म कब हुआ, किस स्थान पे हुआ, है ना, पिता का नाम क्या था। तो बच्चों आपसे पूछ ले कि हर्षवर्धन किस राजवंश से संबंधित है। कई बार प्रश्न पूछा भी गया है। बच्चों ध्यान रखना, एक वर्तमान में हरियाणा में एक स्थान था, आवाज नहीं भैया ना। बच्चों ध्यान रखना, हरियाणा में एक स्थान है थानेश्वर। बच्चों थानेश्वर में ध्यान रखना एक शासक थे, उनका नाम था पुष्यभूति। क्या नाम था? पुष्यभूति। और बच्चों पुष्यभूति ने किस राजवंश की स्थापना की है? पुष्यभूति या वर्धन वंश की स्थापना की। ठीक है ना बच्चों, आपसे पूछ ले कि प्रारंभ में वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश की राजधानी क्या थी। तो बच्चों ध्यान रखना, इनकी प्रारंभ में राजधानी थी थानेश्वर। थानेश्वर बच्चों ध्यान रखना, उसके बाद में इनकी राजधानी बन जाती है कनौज। बच्चों ध्यान रखना, थानेश्वर के बाद में आपको ध्यान रखना है कि पुष्यभूति वंश की राजधानी कनौज कौन बनाता है? हर्षवर्धन बनाता है बच्चों। ठीक है ना बच्चों। और बच्चों आपसे पूछ ले कि पुष्यभूति या वर्धन वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? हर्षवर्धन। बच्चों ध्यान रखना, प्राचीन भारत के इतिहास में हम बात करें, प्राचीन भारत के इतिहास में, तो प्राचीन भारत के इतिहास में बच्चों ये सबसे अंतिम शक्तिशाली शासक कौन है? हर्षवर्धन। बच्चों हर्षवर्धन के बाद में भारत में अनेक नए राजवंशों का उदय हो जाता है। उसके बाद में विदेशी आक्रमणकारी, जिसमें मोहम्मद बिन कासिम के बारे में बात करेंगे, मोहम्मद गौरी के बारे में बात करेंगे। बच्चों विदेशी आक्रमणकारी भारत पे पुनः क्या कर देते हैं? आक्रमण कर देते हैं। और बच्चों ध्यान रखना, उसके बाद में आधुनिक भारत की शुरुआत होती है। आधुनिक भारत में बच्चों जिसमें आपको पढ़ना है, एक तो दिल्ली सल्तनत काल, जिसमें 1206 से लेकर के 1526 तक। उसके बाद में मुगल काल। बच्चों उसके बाद में मुगलों के बाद में कौन आ जाते हैं? अंग्रेज आ जाते हैं। विदेशी कंपनियां भारत में आ जाती है। और विदेशी कंपनियों के समय बच्चों आपको पता है कि आधुनिक भारत के इतिहास में आपको 1857 की क्रांति जैसा विद्रोह भी पढ़ना पड़ेगा। भारत के प्रमुख अंग्रेज वायसराय या गवर्नर के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। और बच्चों ध्यान रखना, राष्ट्रीय आंदोलन, और राष्ट्रीय आंदोलन में बच्चों ध्यान रखना, महात्मा गांधी नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं पढ़ा। ठीक है ना। तो ये आपके इतिहास का सिलेबस है। लेकिन बच्चों आज इस क्लास में जो प्राचीन भारत के इतिहास, इसको क्या कर देंगे? समाप्त कर देंगे। बच्चों कल इसके बारे में मैं विस्तार से बता चुका हूं कि भाई थानेश्वर में पुष्यभूति ने क्या कर दी थी? भाई वर्धन वंश की स्थापना कर दी और अपनी राजधानी किसे बना दिया था? थानेश्वर को। और बच्चों वर्तमान में थानेश्वर कहां है? हरियाणा में। कहां पर है? हरियाणा। ठीक है ना बच्चों। उसके बाद में बच्चों क्या होता है कि इस पुष्यभूति ये एक सामंत था। क्या था? सामंत। बच्चों ध्यान रखना, उस समय बच्चों ध्यान रखना, उस समय ध्यान रखना कनौज पर किसका अधिकार था? मोखरी वंश का। बच्चों ध्यान रखना, कनौज, कनौज कहां है बच्चों? उत्तर प्रदेश। बच्चों कनौज पर किसका शासक था? मोखरी वंश। और मोखरी वंश के शासक कौन थे? अवंती वर्मन। बच्चों समझना, प्रारंभ में जो ये पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश है, मोखरी वंश का क्या था? एक सामंत था। बच्चों फिर क्या होता है कि पुष्यभूति वर्धन की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में इसका पुत्र है, उसका नाम है प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन क्या बनता है? शासक बनता है। अब बच्चों ध्यान रखना, प्रभाकर वर्धन ने अपने साम्राज्य को मजबूत करने के लिए जो शक्तिशाली राजवंश थे या शक्तिशाली साम्राज्य थे, उनके साथ में क्या किए थे? वैवाहिक संबंध किए थे। बच्चों प्राचीन समय में आज भी यही परंपरा है कि किसी के साथ में भाई रिश्तेदार या संबंध भाई एकदम मजबूत करने के लिए क्या करते हैं? रिश्तेदारी करते हैं या नहीं करते? है ना, लेन देन करते हैं ना, है करते हैं ना, आज भी है। वैसे ही ध्यान रखना, ये है ना प्रभाकर वर्धन, ये एक सामंत था। और सामंत किसका था? मोखरी वंश का। अब इन्होंने कहा कि भाई सामंत हूं, अब सामंत से बाहर निकलना है और मुझे स्वतंत्र शासक बनना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे क्या करना पड़ेगा? इनके साथ में वैवाहिक संबंध बनाने पड़ेंगे। अब बच्चों ध्यान रखना, लड़की तो इनके वाले लड़की तो इनको देंगे नहीं, है ना, हमारी लड़की इनको दे देंगे। बच्चों सामंत क्या होता है? बच्चों सामंत का मतलब क्या होता है कि स्वतंत्र शासक नहीं होता है, किसी शासक के अधीन रह करके शासन करना। ठीक है ना बच्चों। जब तक उस मतलब मान लो कि ये एक रियासत है, समझना इसको, ये एक रियासत है, मैं शॉर्टकट में समझा रहा हूं। अब इस रियासत को ध्यान रखना, अलग अलग भागों में विभाजित कर दिया है, अलग अलग भागों में विभाजित कर दिया। और यहां पर मुख्य केंद्र बिंदु है ना, केंद्र बिंदु है, और यहां पर एक राजा है।
अब बच्चों ध्यान रखना, यहाँ पर भी राजा, यहाँ पर भी राजा, लेकिन ध्यान रखना बच्चों, ये राजा इनका काम ही क्या है, यहां से कर वसूल करके यहां पर पहुंचाना, है ना, कुछ अपने पास में रखना और बाकी कर किसको पहुंचाना, मुख्य राजा जो केंद्र बिंदु राजा उसको पहुंचाना, ठीक है ना। और यदि आप नहीं पहुंचाओगे, कर टैक्स नहीं पहुंचाओगे, तो आपको कभी भी यहां से हटा सकते हैं, ये होते हैं सामंत, ठीक है ना बच्चों। उसके बाद में क्या होता है कि इसने कहा है कि भाई इनके पुत्र थे, एक राजवर्धन और एक पुत्र था हर्षवर्धन। किसकी बात करें, प्रभाकर वर्धन की, है ना। पुष्य भूति में इतना याद रखना है कि ये किसके संस्थापक है, पुष्य भूति वंश या वर्धन वंश के संस्थापक है। बच्चों ध्यान रखना, प्रभाकर वर्धन के दो पुत्र थे, एक का नाम था राज्यवर्धन और एक का नाम था हर्षवर्धन। और बच्चों एक पुत्री थी, उसका नाम क्या था, राजश्री। बच्चों फिर क्या होता है कि प्रभाकर वर्धन ने कहा कि भाई मैं ऐसे करूंगा, मेरी एक पुत्री है, इसका विवाह मोखरी वंश के शासक अवंती वर्मन के पुत्र, जिसका नाम क्या है, गर्यवर्मन। क्या नाम है, गर्यवर्मन। बच्चों ध्यान रखना, राजश्री का विवाह किसके साथ में कर दिया था बच्चों, ध्यान रखना, गर्यवर्मन जो किसका पुत्र था, अवंती वर्मन का पुत्र था। अब बच्चों ध्यान रखना, रिश्तेदार हो गए, पहले तो सामंत थे, हाँ? अब बच्चों ध्यान रखना, रिश्तेदारी बराबर की लेवल की व्यक्ति से होती है नहीं होती है ना। अब इन्होंने कहा है कि भाई अभी हमें क्या कर दो, सौंतत कर दो, हम आपके क्या है, रिश्तेदार है। बच्चों फिर क्या होता है, लेकिन बच्चों एक तो मालवा और एक बंगाल, बंगाल का गौड़ क्षेत्र। आगे बात करेंगे मुगल काल में हुमायूं के बारे में कि हुमायूं कहां जाता है, गौड़ क्षेत्र को जीत करके मुगल साम्राज्य में मिलाता है। बच्चों ध्यान रखना, एक तो बंगाल का शासक है संसाक, क्या नाम है, संसाक, ये तो है बंगाल का बच्चों, बंगाल। और बंगाल का क्षेत्र कौन सा है, गौड़ क्षेत्र। और बच्चों एक दूसरा है देवगुप्त जो है मालवा, मालवा वर्तमान में एमपी, ठीक है ना बच्चों। इन दोनों शासकों ने कहा कि हम ऐसा करते हैं कि हम गर्यवर्मन की हत्या कर देंगे और कन्नौज पर क्या कर लेंगे, अपना अधिकार बना लेंगे। बच्चों ध्यान रखना, आज हमारे देश में सबसे मजबूत केंद्र बिंदु क्या है, दिल्ली है या नहीं है भाई। जितने भी प्रशासनिक कार्यालय है, हमारी सरकार वहां बैठती है ना। दिल्ली को माना जाए कि दिल्ली हमारे देश की क्या है, रीढ़ की हड्डी दिल्ली है ना, है या नहीं है भाई। दिल्ली से ही सब काम होते हैं नहीं होते, सरकारें चलती है नहीं चलती है। बच्चों उस समय भारत का मान लो कि हर्षवर्धन के काल में मानो कि भारत का सबसे मजबूत और केंद्र बिंदु प्रशासनिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से सबसे मजबूत केंद्र बिंदु क्या था, कन्नौज। और बच्चों कन्नौज को लेकर के बच्चों संसाक और देवगुप्त, ये एक तो बंगाल का था और एक मालवे का, इन दोनों ने कहा कि एक तरफ से तू आ जाना, एक तरफ से मैं, दोनों इसको क्या करेंगे भाई, इसको गर्यवर्मन को क्या करेंगे, पकड़ करके मार देंगे। अब मैं आपसे पूछूं कि गर्यवर्मन है किस राजवंश से संबंधित था, मोखरी राजवंश से, क्योंकि अवंती वर्मन जी का राम नाम सत्य हो गया था, उसके बाद में उसका उत्तराधिकारी कौन बनता है, गर्यवर्मन। बच्चों फिर क्या होता है कि गर्यवर्मन की हत्या कर देते हैं कौन, संसाक और देवगुप्त, ठीक है ना बच्चों। संसाक और देवगुप्त है, गर्यवर्मन की हत्या करके जो ये राजश्री, राजश्री किसकी पुत्री है, प्रभाकर वर्धन, प्रभाकर वर्धन की। अब बच्चों इस राजश्री को क्या कर लेते हैं, कैद बना लेते हैं, कैदी बना लेते हैं, इसका अपहरण कर लेते हैं। फिर बच्चों ध्यान रखना, प्रभाकर वर्धन की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने के बाद में शासक कौन बनता है, राज्यवर्धन। बच्चों राज्यवर्धन को पता चला कि मेरी बहन मेरे जीजा जी को मार दिया है और मेरी बहन को क्या कर लिया, अपहरण कर लिया है, उसे बंदी बना लिया है। बच्चों फिर क्या होता है कि जो ये संसाक और देवगुप्त है, बच्चों ध्यान रखना, इनमें सबसे चालू व्यक्ति कौन है बच्चों, इनमें सबसे कौन है, संसाक। बच्चों ध्यान रखना, संसाक कहता है किसको, राज्यवर्धन को, कि भाई तेरी बहन का अपहरण किसने किया है, देवगुप्त ने। फिर बच्चों ध्यान रखना, ये संसाक राजवर्धन के साथ में मिलकर के देवगुप्त की क्या कर देता है, हत्या कर देता है। बच्चों ध्यान रखना, देवगुप्त की क्या हो जाती है, हत्या हो जाती है। अब संसाक को लगा कि मेरे रास्ते में कौन आ रहा है, राज्यवर्धन। बच्चों फिर क्या होता है, ये संसाक किसको मार देता है, राज्यवर्धन। बच्चों ये इतिहास है, इतिहास में बच्चों ध्यान रखना, जब तक किसी की कोई हत्या नहीं होती है ना, तब तक पढ़ने का ही मजा नहीं है ना। अब यहाँ पर हत्या ही हत्या हो रही है ना, है भाई। पहले किसको मारा गया, गर्यवर्मन को, है ना, गर्यवर्मन को मारा, उसके बाद में किसको मार दिया गया, देवगुप्त को। अब बच्चों किसको मार देंगे, राज्यवर्धन को। अब बच्चों ध्यान रखना, अब है संसाक सबसे शक्तिशाली शासक बन जाता है और बच्चों कन्नौज किसके अधीन आ जाता है, संसाक के। उस समय थानेश्वर में छोटा एक बच्चा था, थानेश्वर में
थानेसर में एक छोटा बच्चा था जिसका नाम था हर्षवर्धन। बच्चों हर्षवर्धन जब जिसकी आयु मात्र 16 वर्ष थी, है ना। बच्चों ध्यान रखना, 590, अरे 590 में इसका जन्म होता है और 706 में इसका राज्याभिषेक होता है, तो कितने वर्ष होते हैं, है ना। तो बच्चों इसका 590 में जन्म होता है हर्षवर्धन का, और बच्चों ध्यान रखना 706 में इसका राज्याभिषेक होता है, तो लगभग 16 वर्ष का एक छोटा बच्चा था। डर गया था कि भाई पहले पिता की हत्या हो गई थी, उसके बाद में बड़े भाई की हत्या हो गई उस समय, और उस समय अपनी बहन को किसने बंदी बना लिया था, संसाक ने। तो बच्चों संसाक का क्या हो गया था, खौफ। तो हर्षवर्धन ने कहा था कि मैं राजा नहीं बनूंगा, मैं राजा नहीं बनूंगा। लेकिन जो इनके सेनापति थे, मंत्री थे, उन्होंने कहा कि आपको सिर्फ राज्याभिषेक करना है, बाकी काम हम संभाल लेंगे, है ना। तो हर्षवर्धन ने कहा कि पहले ये बड़े भाई जब शासक बने, ये भी बात आपने कही थी, है ना, हत्या हो गई ना। फिर क्या बताया कि शासक बन जाता है। और बच्चों ध्यान रखना, हर्षवर्धन इसकी पत्नी का नाम है दुर्गावती, याद रखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन राज्याभिषेक कब होता है बच्चों, ये आपको याद रखना है, कब होता है, 706 में। यहां तक लिख चुके हैं ना। उसके बाद में बच्चों ध्यान रखना, बच्चों ये गौड़ नरेश, गौड़ क्षेत्र वर्तमान में बंगाल, पहले बच्चों क्या होता है कि हर्षवर्धन शासक बनते ही, 706 में शासक बनते ही संसाक को पराजित कर दिया। बच्चों ध्यान रखना, युद्ध क्षेत्र में ही मार दिया। बच्चों संसाक वो शासक है जिन्होंने कहा था कि यदि मैं जीवित रहा तो मैं, ध्यान रखना, इस बौद्ध धर्म को भारत से क्या कर दूंगा, नष्ट कर दूंगा। बच्चों संसाक वो शासक है जिन्होंने बोधिष्ट वृक्ष को क्या किया था, जला दिया था, ठीक है ना। इतना खतरनाक शासक था, बौद्ध धर्म के तो ये पीछे पड़ा हुआ था, है ना। इन्होंने स्पष्ट कहा था कि यदि मैं शासक रहा और कनौज मेरे अधीन क्षेत्र रहा, तो मैं भारत से इस बौद्ध धर्म को जड़ से क्या कर दूंगा, नष्ट कर दूंगा। और बच्चों कहा था कि ये बोधिष्ट है, बौद्ध धर्म वाले अनुयायी, इनका प्रमुख वृक्ष क्या है, बोधि वृक्ष। और बच्चों ध्यान रखना, इस बोधि वृक्ष को आग लगा करके जला दिया था, ठीक है ना। इतना ये कट्टर सनातनी था। लेकिन उसके बाद में बच्चों ध्यान रखना, इन्होंने, ध्यान रखना, इसको पराजित किसने कर दिया, हर्षवर्धन ने। अब हर्षवर्धन अपनी बहन की खोज में निकल जाता है, क्योंकि वहां पर कनौज में उसकी बहन नहीं थी, क्योंकि राजश्री को पता लग गया कि उसके पति की क्या हो गई है, हत्या। वो जंगल में निकल जाती है सती होने के लिए। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, हर्षवर्धन ने एक बौद्ध भिक्षु जिसका नाम है दिवाकर मित्र, क्या नाम है, दिवाकर मित्र की सहायता से राजश्री की क्या की थी बच्चों, खोज की थी। बहन को समझाया कि सती नहीं होना है, क्योंकि अभी कनौज तुझे संभालना है। और फिर बच्चों ध्यान रखना, कनौज, है ना बच्चों ध्यान रखना, कनौज को हर्षवर्धन अपनी राजधानी बना लेता है। और बच्चों ध्यान रखना, हर्षवर्धन को साहित्य का सम्राट भी कहा जाता है, ठीक है ना बच्चों, इसे साहित्य का सम्राट भी कहा जाता है। बच्चों इसकी राजधानी क्या बन जाती है, थानेश्वर से कनौज। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि वर्धन वंश की राजधानी कनौज किसने बनाई थी, हर्षवर्धन, ठीक है ना बच्चों। लेकिन बच्चों हर्षवर्धन धीरे धीरे दक्षिण की ओर बढ़ रहा था। किधर बढ़ रहा था, दक्षिण की भारत की ओर बढ़ रहा था। यहां पर अपने राज्य क्षेत्र का विस्तार करना चाहता था बच्चों, यहां पर कनौज, ठीक है ना बच्चों। यहां से दक्षिणी क्षेत्र में अपने राज्य का विस्तार करना चाहता था। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, नर्मदा नदी के तट का एक युद्ध होता है बच्चों, कब होता है, 718 में, नर्मदा नदी तट का युद्ध। बच्चों इसमें ध्यान रखना, पुलकेशिन, है ना, पुलकेशिन ने किसको हरा दिया था बच्चों, हर्षवर्धन को हरा दिया, हर्षवर्धन को बच्चों हरा दिया था, ध्यान रखना, ठीक है बच्चों। तो यहां तक का लिख लिया ना। अब बच्चों नेक्स्ट बात करेंगे बच्चों, ध्यान रखना, हर्षवर्धन एक, आपको पता है कि हर्षवर्धन को क्या कहा जाता है बच्चों, साहित्य का सम्राट। क्या कहा जाता है, साहित्य का सम्राट। क्यों कहा जाता है, क्योंकि बच्चों हर्षवर्धन ने नाटक लिखे थे बच्चों। तो बच्चों ध्यान रखना, इन्होंने संस्कृत भाषा में नाटक लिखे थे बच्चों, है ना, संस्कृत भाषा में इन्होंने नाटक लिखे थे बच्चों। और हर्षवर्धन के नाटक कई बार प्रश्न पूछे भी गए बच्चों। पहला है नागानंद, दूसरा है रत्नावली, और उसके बाद में बच्चों प्रियदर्शिका। क्या नाम है, प्रियदर्शिका। बच्चों मैं आपसे पूछ लूं कि किस मौर्य शासक को प्रियदर्शिका कहा गया है, हाँ? मैं आपसे पूछ लूं कि किस मौर्य शासक को प्रियदर्शिका कहा गया है, सम्राट अशोक को। और मैं आपसे पूछ लूं कि किस गुप्त शासक को
किस गुप्त शासक को प्रभाकर क्या कहा गया? प्रभाकर कहा गया। बच्चों ध्यान रखना, चंद्रगुप्त नहीं, समुद्रगुप्त। लगभग उपाधि आपसे पूछ ले तो समुद्रगुप्त के बारे में याद है आपको करना। कल मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे ना 60, याद हो गए क्या? है? अब उसमें बच्चों ध्यान रखना उत्तर की समस्या है ना, साथ में मैंने उत्तर नहीं दिए थे, आंसर की साथ में नहीं दिए। बच्चों आप पहले उसको मिलाना, और बाकी आपको कोई प्रॉब्लम है तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है ना। कोई भी पर्सन में डाउट है तो मेरे से आप पूछ लेना, ठीक है ना, क्लास के बाद में कि सर इसमें उत्तर क्या है। बाकी लगभग आपके नोट्स में से उत्तर मिल जाएंगे, ठीक है ना बच्चों। और आज जो ये वर्धन वंश है, हर्षवर्धन है, हर्षवर्धन टॉपिक पूरा हो जाएगा, उसके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इसके मैं पर्सन आपको दे दूंगा, है ना। जो टॉपिक होगा उस टॉपिक के जितने पर्सन बनते हैं वो पर्सन आपको प्रैक्टिस सेट के रूप में मिलेंगे, क्योंकि आज तो मिलेंगे नहीं, क्योंकि पीयूष यहाँ पे नहीं है, कल आ जाएगा वो, है ना। तो 2 टॉपिक आपको साथ में मिल जाएंगे, ठीक है बच्चों। अब ध्यान रखना, आपको ये नाटक याद रखने हैं बच्चों। क्या रखने हैं? नाटक याद रखने हैं बच्चों। एक तो है नागानंद, और एक रत्नावली, और एक प्रियदर्शिका। प्रश्न कई बार पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक है हर्षवर्धन का है या नहीं है। या बच्चों ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि नागानंद नाटक के रचनाकार कौन है? हर्षवर्धन, क्योंकि हर्षवर्धन को साहित्यिक सम्राट कहा जाता है, साहित्यिक सम्राट कहा जाता है। बच्चों इसके दरबारी कौन थे? इसके दरबारी थे बाणभट्ट। कौन थे? बाणभट्ट। और बच्चों ध्यान रखना, बाणभट्ट ने कादंबरी, कादंबरी जिसे कहते हैं हर्षचरित। बच्चों ध्यान रखना इसके 8 भाग है, और प्रत्येक भाग को उच्छावास है ना। बच्चों ध्यान रखना इसके कितने भाग है? 8 भाग है, ठीक है ना। इसमें बच्चों ध्यान रखना बाणभट्ट ने हर्षवर्धन के जीवन के बारे में लिखा है, ठीक है ना बच्चों। आपसे पूछ ले कि हर्षवर्धन का दरबारी कौन था? बाणभट्ट। और बाणभट्ट का ग्रंथ का नाम क्या बच्चों? कादंबरी, जिसे कहते हैं हर्षचरित, ठीक है ना। इतना याद आपको रखना है, बाकी 8 भाग थे, ये याद रखने की आवश्यकता नहीं, ठीक है ना बच्चों। अब उसके बाद में एक और दरबारी थे जिसका नाम था मयूर भट्ट। क्या नाम था? मयूर भट्ट, जिन्होंने सूर्य शतक और मयूर शतक। बच्चों ध्यान रखना, मयूर भट्ट इन्होंने एक तो सूर्य शतक लिखा और एक मयूर शतक नामक ग्रंथ की रचना की। और ये ध्यान रखना, एक तो बाण भट्ट और एक मयूर भट्ट, और एक बच्चों ध्यान रखना मातंग, है ना, मातंग दिवाकर, ठीक है ना बच्चों। इसकी कोई पुस्तक नहीं है। और एक बच्चों थे भर्त हरि, ठीक है ना बच्चों। और बच्चों उसके बाद में बात करें, सोडल ने हर्षवर्धन को साहित्यिक हर्षवर्धन भी कहा था। बच्चों ध्यान रखना, ये सबसे मोस्ट लाइन है ना। आपसे पूछ ले कि हर्षवर्धन को साहित्यिक सम्राट किसने कहा था, तो बच्चों ध्यान रखना एक इतिहासकार थे जिनका नाम था सोडल। क्या था? सोडल। क्योंकि आपको पता है कि हर्षवर्धन अपने शासन काल में, हर्षवर्धन ज्यादातर क्या लिखता रहता था? किताबें लिखता था, नाटक लिखता था, क्योंकि उसका टाइम पास का जरिया क्या था? है ना, नाटक लिखना। क्योंकि बच्चों ध्यान रखना, हर्षवर्धन भारत का शक्तिशाली क्या बन जाता है? शासक बन जाता है। और बाकी बच्चों जो अन्य राजवंश है वो क्या बन जाते हैं? हर्षवर्धन के सामंत बन जाते, ठीक है ना बच्चों। यहाँ इस स्लाइड में आपको एक तो हर्षवर्धन के नाटक, 3 नाटक याद रखना है बच्चों, है ना। नाग रत्न प्रिय, है ना बच्चों ध्यान रखना, नाग रत्न प्रिय, ठीक है ना बच्चों। नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। नाग नंद है ना, नाग रत्न प्रिय, है ना, नाग रत्न प्रिय, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। बच्चों ये 3 हर्षवर्धन के नाटक हैं, और किस भाषा में लिखे गए? संस्कृत भाषा। अब मैं आपसे पूछ लूं कि हर्षवर्धन की दरबारी भाषा क्या थी? क्या थी? संस्कृत। और बच्चों आपसे पूछ लूं कि गुप्त काल की दरबारी भाषा क्या थी? है ना, कौन सी थी गुप्त काल की? संस्कृत थी भाई, है ना। प्राकृत और पाली किसकी थी? गुप्त काल की, ठीक है ना। और बच्चों ध्यान रखना, अंतिम समय में अशोक ने अपनी राजकीय भाषा किसे घोषित किया था? पाली भाषा को किया था। किसको किया था? पाली, ठीक है ना बच्चों। क्योंकि आपको पता है कि महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश किस भाषा में दिए थे? पाली भाषा में। और बच्चों मैं आपसे पूछ लूं कि महावीर स्वामी ने सर्वाधिक उपदेश किस भाषा में? प्राकृत भाषा, ठीक है ना बच्चों। मैं आपसे पूछ लूं कि अशोक प्रारंभ में किस धर्म का अनुयायी था? बच्चों अशोक प्रारंभ में था शैव धर्म का अनुयायी। उसके बाद में कौन सा धर्म अपना लेता है? बच्चों आपसे पूछ लूं कि बौद्ध धर्म के
आपके इसके मौर्य साम्राज्य के कौन से शासक ने जैन धर्म को अपना लिया था, है ना भाई। प्रश्न क्या है कि मौर्य साम्राज्य के किस शासक ने जैन धर्म को अपना लिया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। बच्चों मौर्य वंश के किस शासक ने कौन सा धर्म अपना लिया था? आजीविक धर्म। बिंदुसार ने आजीविक धर्म को अपनाया था। बच्चों ध्यान रखना। और बच्चों आपसे पूछ ले कि गुप्त काल में सबसे लोकप्रिय देवता या सर्वाधिक मंदिर भगवान विष्णु के बने थे, ठीक है ना बच्चों। और सर्वाधिक मंदिर बनाए गए दक्षिणी भारत में, ठीक है ना, ठीक है ना, यहां तक लिख लिया ना बच्चों। बच्चों ध्यान रखना, एक तो इनके दरबारी के नाम याद रखना है। सबसे मोस्ट है बाणभट्ट। बाणभट्ट के बाद में बच्चों मयूर भट्ट, है ना, इन्होंने 2 शतक लगा दिए थे, है ना। कितने? मयूर भट्ट ने 2 शतक लगाए थे बच्चों। एक तो सूर्य शतक और एक है खुद के नाम पे दी मयूर शतक, ठीक है ना बच्चों। ये बात आपको याद रखनी है। और बाणभट्ट ने बच्चों कादम्बरी, जिसका नाम अन्य नाम क्या है? हर्षचरित, ठीक है ना बच्चों। इसमें हर्ष के बारे में जानकारी मिलती है, हर्षवर्धन के बारे में जानकारी मिलती है बच्चों। नाग रतन प्रिय बच्चों, ये 3 नाटक है किसके? हर्षवर्धन के। संस्कृत भाषा में बच्चों लिखे गए, नागानंद, रत्नावली और प्रिय दर्शिका। बच्चों इसके दरबारी ध्यान रखना, एक तो नाम याद रखने बाणभट्ट है और एक क्या है? मयूर भट्ट है और एक बच्चों, है ना, दिवाकर, है ना, मातंग दिवाकर। बच्चों ध्यान रखना, इसकी कोई पुस्तक नहीं है। और एक है भर्तरी बच्चों ना, कोई इन दोनों की कोई पुस्तक नहीं है, इनकी कोई दोनों की पुस्तक है नहीं है बच्चों। बाणभट्ट और मयूर भट्ट, है ना। बाणभट्ट का छोटा भाई है, उसका नाम क्या है? मयूर भट्ट। ये दोनों भाई थे। मयूर भट्ट ने कितने शतक लगा दिए? 2, एक अपने नाम पे और एक भगवान सूर्य के नाम पे। सूर्य शतक और मयूर शतक, ये दोनों ग्रंथ किसके हैं? मयूर भट्ट के, ठीक है ना बच्चों। मयूर भट्ट किसका दरबारी था? हर्षवर्धन का। बच्चों बाणभट्ट किसका दरबारी था? हर्षवर्धन का, ठीक है ना बच्चों। और बच्चों ध्यान रखना, बाणभट्ट का ग्रंथ का नाम क्या है? कादम्बरी, जिससे कहते हैं हर्षचरित। और बच्चों हर्षवर्धन ने कुल कितने नाटक की रचना की थी? 3। नाग रतन प्रिय, नागानंद, रत्नावली और प्रिय दर्शिका, संस्कृत भाषा में लिखे गए, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में बच्चों सबसे मोस्ट बात यह है कि हर्षवर्धन के समय बच्चों एक चीनी यात्री है जिनका नाम है हवेनसोंग। क्या नाम है? हवेनसोंग। बच्चों ध्यान रखना, ये एक चीन का साहित्यकार था, चीन का एक साहित्यकार, साथ में इतिहासकार भी था। और बच्चों हर्षवर्धन के समय ही ध्यान रखना, ये हवेनसोंग भारत आता है। क्यों आता है समझना इसको बच्चों, क्योंकि हवेनसोंग बौद्ध धर्म से इतना प्रभावित हो गया और बौद्ध एक भिक्षु बन गया। घर बार सब कुछ त्याग दिए, पत्नी बच्चे सब कुछ, है ना। इन्होंने कहा है कि भारत का बौद्ध महात्मा बुद्ध है, वैसे ही चीन का बुद्ध कौन हो जाएगा? हवेनसोंग हो जाएगा। बच्चों ध्यान रखना, इन्होंने ही अपने घर को त्याग दिया था। छोटे छोटे बच्चे रोने लगे कि पापा जी मत जाओ, लेकिन इन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, है ना, सब मोह माया है ना, सब मोह माया है। तो बच्चों ध्यान रखना, बौद्ध धर्म के ज्ञान हेतु, आवाज नहीं भैया ना, बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु, बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी लेने के लिए हवेनसोंग भारत आता है। बच्चों ध्यान रखना, ये दूसरा चीनी यात्री है, यह दूसरा चीनी यात्री, दूसरा चीनी यात्री, चीनी यात्री, ठीक है ना बच्चों। मैं आपसे पूछ लूं कि प्रथम चीनी यात्री कौन था? फाहियान, है ना, किसके दरबार में आता है? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आता है, ठीक है ना बच्चों, चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में आता है। बच्चों आपसे पूछ ले कि फाहियान की पुस्तक का नाम क्या है? फो क्यों की, है ना, गंदा नाम है ना, गंदा नाम है या नहीं है? क्या नाम है? फो क्यों की गंदा नाम है या नहीं है? ये तो याद हो गए, देखो लाइफ टाइम नहीं भूलोगे। फाहियान कहाँ है? ठीक है ना, चीन का है भाई, है ना, गलत मत समझना यार, गलत क्यों समझ रहे हो? एक महान, है ना, दार्शनिक था भाई, ठीक है ना। उसके बाद में हवेनसोंग आता है। बच्चों ध्यान रखना, हवेनसोंग किसके दरबार में आता है? हर्षवर्धन के दरबार में आता है। बच्चों ध्यान रखना, ये लगभग 15 वर्ष तक, कितने वर्षों तक भारत रहता है? 15 वर्ष तक,
बच्चों यही ध्यान रखना, ये 15 वर्ष तक भारत रहता है। ये चीन से भारत आया था, इसे कहते हैं चीनी यात्री। क्या कहा जाता है? चीनी यात्री कहा जाता है। और बच्चों ध्यान रखना, इसे यात्रियों का राजकुमार, अब पता नहीं कौन से एंगल से इसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, जिस शासक के दरबार में आ जाते हैं और उस शासक के बारे में अच्छी अच्छी बातें बोल दे, तो शासक उसे, आपको पता है कि किसी प्रकार की भी उपाधि दे सकता है, चाहे कोई भी हो, ठीक है ना। जैसे कि आगे बात करेंगे, मुगल काल में जहांगीर ने उपाधि दी थी अंग्रेजों को, है ना, इंग्लिश खां क्योंकि अंग्रेजी बोलते हैं भाई। अब जहांगीर को सही तो हिंदी नहीं आ रही थी, उर्दू भाषा, है ना। तो फिर उसको पूछा कि भाई कौन सी भाषा बोल रहा है, तो ये अंग्रेजी है। तो ये गाली तो नहीं निकाल रहा है, गाली नहीं, है ना। तो फिर भाषा समझ में नहीं आ रही है, तो कहते कि इसका नाम ही रख दो इंग्लिश खां, है ना। क्या रख दो? खां, पीछे खां लगा दो, है ना। ये अंग्रेज है, अंग्रेज से क्या हो जाएगा? खान बन जाएगा। तो उसे उपाधि दे दी गई इंग्लिश का। और बच्चों ध्यान रखना, 400 का मनसब भी दिया था, मनसबदार भी बना दिया था अंग्रेजों को, है ना। उस समय यदि अकबर के काल में ये वैश्य कोटे नहीं खुलते तो भारत गुलाम नहीं बनता अंग्रेजों का, है ना। क्योंकि आपको पता है कि एक सुधरे हुए बाप तो पहले, है ना, अकबर था। जहांगीर का बाप कौन था? अकबर। बच्चों ध्यान रखना, अकबर का शासनकाल 1556 से लेकर के 1562 तक, अकबर के शासनकाल को कहते हैं पेटीकोट शासन। इसे इस तरह शासन कहा जाता है। पेटीकोट समझते हो ना। तो अकबर का यह शासनकाल, क्योंकि उस समय अकबर छोटा ही था, और अकबर उस समय, अकबर दारू में फुल टन, है ना, एकदम, है ना, अलग अलग प्रकार की ब्रांड की दारू, चारों तरफ सुंदर सी कन्या। क्योंकि जो अकबर की दाई माँ थी, अरे वाद नहीं भाई, ना, दाई माँ को लग रहा था कि अकबर छोटा बच्चा है, बेरम खां की हत्या करवा देता है, और बेरम खां की सुंदर सी बेगम थी, उससे विवाह कौन कर लेता है? अकबर, है ना। तो बच्चों ध्यान रखना, अकबर को अंतिम समय में लगा कि मैं गलत रास्ते में जा रहा हूं। क्योंकि आपको पता है कि दिल्ली में एक महिलाओं का बाजार लगता था, मेला लगता था महिलाओं का, ना। अरे वो अलग है भाई, वो नहीं, है ना। जैसे कि अलग अलग ये फेस्टिवल लगते हैं ना, जिसमें सिर्फ एंटर कौन करती थी? महिला। अरे समझ लो भाई, नहीं तो मैं हर्षवर्धन पे आ जाऊंगा, फिर बोलोगे इतिहास बोरिंग है। क्या है कि अरे वो अलग है भाई, है ना। जैसे फेस्टिवल लगता है जिसमें सिर्फ एंट्री कौन करेगी? महिला करेगी, और उसमें महिला के जितने भी भाई सामान है वो सामान खरीद सकती है। और इसमें पुरुष नाम के, मतलब पुरुष, कोई भी पुरुष, कोई छोटा बच्चा भी क्या नहीं कर सकता? उस फेस्टिवल में एंटर नहीं मार सकता था। अकबर पता ही था उस उम्र में, अकबर महिला के रूप में उस मेले के अंदर चला जाता है ना, महिला का रूप। क्योंकि अकबर ने इसीलिए लगाया। बच्चों ध्यान रखना, हमारे राजस्थान को सूरवीर की भूमि इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे राजस्थान में राठौड़ वंश बीकानेर के, जिसमें पृथ्वीराज राठौड़ की एक पुत्री थी, है ना, पृथ्वीराज राठौड़ की पुत्री। बच्चों ध्यान रखना, उस मेले के अंदर वो उस समय थी। अकबर ने गलत तरीके से किसी महिला को टच करा था, तो बच्चों उसने देख लिया। अब राजपूताना की एक सतरानी, है ना, एक महान, जैसे ध्यान रखना बच्चों, उसने अकबर को पकड़ करके एक लात मारी अकबर धरती पे, है ना। अकबर ने कहा कि आज माफ कर दो। उसने कहा कि तुम मुगल सम्राट है या मुगल बादशाह है तो एक तेरी जगह है ना, यहाँ पर ये एरिया हमारा है, आज तुझे मैं जीवन दान दे रही हूँ ना। और कहते हैं वो है राजस्थान है प्रधान, है ना, तो बीकानेर, ठीक है ना बच्चों। फिर क्या होता है, उसके बाद में जो ये फेस्टिवल लगता था महिलाओं के लिए, उसे बंद कर दिया गया। बच्चों क्या होता है कि जहांगीर है, जहांगीर को कई मन्नत मांगने के बाद में जहांगीर पैदा होता है, हा? कई मन्नत मांगी अकबर ने, कई बार अजमेर आता है, फिर जहांगीर पैदा होता है। उसके बाद में जहांगीर, एक ध्यान रखना, लाहौर की एक वेश्या थी, है ना। अब भाई थे तो थी, अब इतिहास को देखो, रियल इतिहास तो ये है ना, उसके प्यार में पागल हो गया था, है ना। फिर कहते हैं कि अकबर को पता चल गया, अब एक राजकुमार, मुगल बादशाह का राजकुमार एक वेश्या से प्रेम कर रहा है, तो बेइज्जती तो होगी भाई, सीधी बात है।
भाई किसी राजा को समझाने के लिए अकबर जाएगा कि मेरे से संधि कर ले, तो सीधा बोलेगा कि पहले तेरी औलाद को सुधार है। तो अकबर ने कहा कि आदेश दिया कि दोनों को पकड़ के लेके आओ। फिर दोनों को पकड़ करके जेल के अंदर बंदी बना दिया गया। फिर फांसी दी गई, ध्यान रखना, जहांगीर को नहीं दी गई, उसको दी गई। और उसने कहा कि अंतिम इच्छा क्या, तो अंतिम इच्छा वही मांगी कि एक रात, है ना, अरे अंतिम इच्छा क्या मांगी कि एक रात हम एक दूसरे को देखेंगे, एक आमने सामने रखेंगे जेल में ना। गलत मत समझना भाई, हर चीज गलत थोड़ी होती है ना। ठीक है बच्चों, अब उससे क्या होता है, उससे बच्चों उससे जहांगीर को एक रोग हो जाता है। क्या हो जाता है, जहांगीर को एक रोग हो जाता है, और उसका रोग का इलाज अंग्रेज कर देते हैं। और जहांगीर ने कहा कि मांग लो, क्या मांगना है ना। तो अंग्रेजों ने कहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें जो ये हम व्यापार करते इसमें कर में क्या दो, छूट दो। इतने सेने बन गए थे, लगा ही नहीं कि अंग्रेज भारत पे अधिकार कर लेंगे। जहांगीर ने कहा कि ये नॉर्मल सी बात है, कोई आपसे कर नहीं वसूलेगा। ठीक है ना बच्चों। उसके बाद में ध्यान रखना, इसे तसांग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तसांग। इसे हवेनसोंग कहा जाता है, इसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, इसे तसांग भी कहा जाता है। किसे, हवेनसोंग को। बच्चों ध्यान रखना, एक चीन का था, और ध्यान रखना ये बौद्ध धर्म को अपना करके बौद्ध धर्म के ज्ञान हेतु भारत आ जाता है। और बच्चों ध्यान रखना, ये 18 महीने, सॉरी बच्चों 18 महीने नालंदा, बच्चों ध्यान रखना, नालंदा विश्वविद्यालय, बच्चों इसके बारे में बात करें, नालंदा विश्वविद्यालय में ध्यान रखना ये महायान शाखा के बारे में क्या लेता है, ज्ञान लेता है। बच्चों मैं आपसे पूछ लूं कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई, किसने करवाई है, कुमार गुप्त ने। किसने करवाई है, कुमार गुप्त ने करवाई है, बच्चों ध्यान रखना। और बच्चों उसके बाद में यहाँ पर बौद्धिस्ट शिक्षा केंद्र था। क्या था, बौद्धिस्ट शिक्षा केंद्र। और बच्चों मैंने बौद्ध धर्म को आपको पढ़ाया था कि एक बौद्ध धर्म महायान, महायान, और बच्चों एक है हीनयान, हीनयान। बच्चों ध्यान रखना, बौद्ध धर्म कितने भागों में विभाजित हो जाता है, 2 भागों में विभाजित हो जाता है। बच्चों ध्यान रखना, नालंदा विश्वविद्यालय में जो हवेनसोंग है महायान शाखा से क्या लेता है, ज्ञान लेता है। बच्चों ध्यान रखना, उस समय कुलपति कौन था, शीलभद्र। बच्चों लिखने की आवश्यकता नहीं है। और ये आगे उसके बारे में बेसिक जानकारी है कि भाई 5 विद्यार्थी पे 1 शिक्षक है, उस समय नालंदा विश्वविद्यालय में था। बच्चों ध्यान रखना, इन्होंने अपनी पुस्तक, अपनी यात्रा का विवरण किसमें किया, सीयू की पुस्तक में इन्होंने अपनी यात्रा का वर्णन किया। बच्चों ध्यान रखना, हवेनसोंग की जीवनी भी किसने लिखी है, विहिली ने लिखी है, लिखने की आवश्यकता नहीं है। और बच्चों ध्यान रखना, जो ये सीयू की है ना, ये सीयू की पुस्तक है, इसमें हमें ध्यान रखना, एक तो व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु था कनौज, और बच्चों एक दक्षिण में व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु था कांची। और बच्चों हर्ष की सेना क्या थी, चतुरंगनी। चतुरंगनी सेना का मतलब क्या है, चतुरंगनी सेना का मतलब है, इसमें बच्चों एक तो पैदल सैनिक थे, एक हाथी सैनिक थे, हाथी पे सवार, एक बच्चों घुड़सवार, है ना। और बच्चों एक ध्यान रखना, एक स्थायी सेना, जिसमें कहते हैं कि कभी कभी कभार जल में भी कूद जाते थे। बच्चों ध्यान रखना, 4 प्रकार की सेना थी किसके पास में, हर्षवर्धन के पास में, है ना। जिसे क्या कहा गया, चतुरंगनी सेना। ठीक है ना, लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये सामान्य जानकारी मिलती है। इसमें इतना ही लिखना कि भाई चीनी यात्री कौन आया है, हवेनसोंग, लगभग 15 वर्ष तक रहता है। बच्चों इसे ध्यान रखना, ये चीन से आया था, और ये दूसरा चीनी यात्री है। ठीक है ना बच्चों, ये दूसरा चीनी यात्री है। पुस्तक का नाम बच्चों ध्यान रखना, पुस्तक का नाम क्या है, सीयू की। क्या नाम है, सीयू की। और बच्चों इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में क्या लिया था, ज्ञान लिया था। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अरे 10 बज गई, तो 10:30 बजे तक क्लास है भाई, आ जाना, आधा घंटा लेट हो गई ना। बच्चों लिखो लिखो, आज जो थोड़ा सा स्पीड रखो ना, इससे टॉपिक को समाप्त करेंगे। कल बात करेंगे दिल्ली सल्तनत काल के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, दिल्ली सल्तनत काल के बारे में, दिल्ली सल्तनत काल के बारे में बच्चों बात करेंगे। ठीक है ना बच्चों। अब इसमें अरे ज्यादा फालतू मत लिखना भाई, ये पूरी जानकारी आपको नहीं लिखनी। हवेनसोंग किसके दरबार में आया, हर्षवर्धन के दरबार में। पुस्तक का नाम क्या है, सीयू की। ठीक है ना बच्चों। और बच्चों कई बार प्रश्न पूछा गया कि भारत में दूसरा चीनी यात्री कौन आया था। ठीक है ना। और बच्चों ध्यान रखना, इसे यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है ना। ये तत्सांग याद रखने की आवश्यकता नहीं है।
ठीक है बच्चों। अब बात करें तो हर्ष के सेना में अरब सेना का सेनापति, उसका नाम क्या था? कुतुल, है ना। हर्ष की सेना में एक अरब सेनापति भी था, ध्यान रखना, अरब से भी भारत में आए थे सेनापति के रूप में, और हर्ष की सेना में एक सेनापति था अरबी, उसका नाम था कुतुल। बच्चों ध्यान रखना, हर्षवर्धन के जो प्रमुख कार्य है इसमें बच्चों ध्यान रखना, एक इन्होंने महामोक्ष परिषद का आयोजन किया, और बच्चों एक कुंभ मेलों की शुरुआत की। सबसे मोस्ट बात ये बच्चों ध्यान रखना, भारत में जो कुंभ मेलों की शुरुआत होती है, जो ये कुंभ मेले लग रहे हैं, इसकी शुरुआत करने वाला शासक कौन है? हर्षवर्धन। बच्चों ध्यान रखना, इन्होंने एक तो महामोक्ष परिषद का आयोजन किया, बच्चों एक तो प्रयाग, इसमें ध्यान रखना ये जो ये आयोजन है ना, ये प्रयाग और कनौज में। महामोक्ष का मतलब है बच्चों ध्यान रखना एक बहुत बड़ा धार्मिक सम्मेलन। बच्चों ध्यान रखना, महामोक्ष ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, क्योंकि हर्षवर्धन ने कौन सा धर्म अपना लिया था? बौद्ध धर्म को अपना लिया था, ठीक है ना। क्योंकि उसके दरबार में कौन था? हवेन-सोंग। और बच्चों ध्यान रखना, हर्षवर्धन पर भी प्रभाव किसका हो जाता है? हवेन-सोंग का प्रभाव हो जाता है, ठीक है ना। और हर्षवर्धन कौन सा धर्म अपना लेता है? बौद्ध धर्म। और बच्चों ध्यान रखना, बौद्ध धर्म में ध्यान रखना, इन्होंने एक तो महामोक्ष परिषद का आयोजन किया दो स्थानों पे, एक बच्चों ध्यान रखना प्रयाग में और एक है कनौज में। बच्चों महामोक्ष का मतलब है धार्मिक सम्मेलन, है ना, धार्मिक है सम्मेलन, ठीक है ना बच्चों। और बच्चों ध्यान रखना, सबसे मोस्ट बात है कि इन्होंने कुंभ मेलों की क्या की थी? शुरुआत की थी। बच्चों ध्यान रखना, कुंभ मेले एक तो प्रयागराज उत्तर प्रदेश में, एक हरिद्वार, है ना, उत्तराखंड में, और बच्चों एक नासिक महाराष्ट्र में, और बच्चों एक उज्जैन मध्य प्रदेश में। बच्चों ये 4 जगह पे क्या लगते हैं? कुंभ मेले लगते हैं। बच्चों ध्यान रखना, 6 वर्षों से क्या लगता है? अर्ध कुंभ। और बच्चों कुंभ कब कितने वर्षों में? और महाकुंभ है बच्चों ध्यान रखना, कुंभ वर्ष लगता है 12 वर्षों में, और महाकुंभ लगता है बच्चों 144 वर्षों के बाद में, है ना बच्चों। 144 वर्षों के बाद में महाकुंभ का क्या होता है? आयोजन होता है। बच्चों ध्यान रखना, आपको इतना याद रखना है, कुंभ मेलों की या कुंभ धार्मिक सम्मेलनों की आयोजन की शुरुआत किसके समय होती है? हर्षवर्धन के समय, ठीक है ना। और कुंभ मेलों के आयोजन कितने वर्षों कितने जगह पे होता है? 4 जगह। नाम याद रखना बच्चों, प्रयागराज, है ना, उत्तर प्रदेश, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। बच्चों और ध्यान रखना, हर्षवर्धन के पुत्र का नाम है बच्चों, एक का नाम था वाग्यवर्धन और एक का नाम है कल्याणवर्धन। बाकी क्योंकि हर्षवर्धन के पुत्र क्या थे? अयोग्य थे, ठीक है ना बच्चों। ये है आपके वर्धन वंश। कौन सा वंश? वर्धन वंश, ठीक है बच्चों। तो ये इसको बारे में आप 2-4 लाइनें लिख लो, ठीक है ना। क्या लिखोगे? हर्षवर्धन की सेना में अरबी सेनापति था जिसका नाम क्या था? कुतुल। लिखने की आवश्यकता नहीं है बच्चों। ध्यान रखना, सबसे मोस्ट काम है ये कार्य है ना, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं बच्चों, क्योंकि हर्षवर्धन ने महामोक्ष परिषद का आयोजन किया, और महामोक्ष परिषद का आयोजन कितने स्थानों पे किया बच्चों? 2 स्थानों पे। कितने स्थानों पर? 2 स्थानों पे। एक तो है प्रयाग और एक है कनौज। बच्चों ये दोनों ही कहां है? यूपी में। बच्चों उसके बाद में कुंभ मेलों की शुरुआत की, और कुंभ मेले ध्यान रखना बच्चों 4 स्थानों पे लगते हैं। एक है प्रयागराज। बच्चों ध्यान रखना, तो ये प्रयागराज वाला अभी वर्तमान में कुंभ मेले, यहां से प्रश्न पूछा जाएगा, क्योंकि आपसे पूछ ले कि जो प्रयागराज में कुंभ मेले का आयोजन हो रहा है किन नदियों के त्रिवेणी संगम पर? बच्चों यमुना, गंगा और, लेकिन काल्पनिक माना गया कि यहां पर आंतरिक पे सरस्वती नदी आज भी बह रही है। अब पता नहीं है कि सरस्वती, कुछ तो बता रहे हैं कि जैसलमेर में बह रही है ना, वैज्ञानिक बता रहे हैं, भूवैज्ञानिक की जैसलमेर में बह रही है, और कुछ बता रहे हैं कि वहां प्रयागराज में भी सरस्वती नदी और यमुना और गंगा नदी का क्या है? त्रिवेणी संगम, है ना। जनता एक तो है ना, सोशल मीडिया है, नदी का पानी खत्म कर दिया है? नदी का पानी, आज नदी सुखा दी भाई, गंगा नदी को, है ना। मेले कचले, है ना, पता ही नहीं है, उस नदी को सुखा दिया था बच्चों। ध्यान रखना, पवित्र नदी में, जैसे आपको पता है कि अपवाद हर चीज में होते हैं नहीं होते, है ना, होते हैं नहीं होते। तो बच्चों ध्यान रखना, उस नदी का पानी सुखा दिया भाई। ये हमारे भारत की जनता है ना, जनता जनार्दन है। अब पाकिस्तान वाले बोले कि भारत पे आक्रमण कर देंगे, ऐसा, अरे क्या कर दोगे भाई? एक साइड में कुछ मर गए तो क्या हो गए ना, 140 प्लस हो गए भाई, है ना। और कोरोना काल में तो विस्फोट हुआ एकदम बहुत बड़ा।
पाकिस्तान में कितने हैं? पाकिस्तान में 25-26 करोड़ है ना? इतने तो हमारे उत्तर प्रदेश में। हाँ? पर पाकिस्तान में क्या है कि इनकी जनसंख्या तो ज्यादा है, लेकिन पाकिस्तान में क्या है कि वो सरकार भी है ना पर्ची से बनती है। किससे बनती है? पर्ची से। कोई मतलब नहीं है, सेना चाहती है वही सरकार बनेगी। अब ध्यान रखना, अभी कौन है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री? हाँ, इमरान खान तो वही जेल में है। नवाब शरीफ है ना। बच्चों ध्यान रखना, उनकी सरकार को, उनकी जो पार्टी है उसको वोट नहीं मिले है ना। उनके सदस्य है ना, लोकसभा के सदस्य बहुत कम जीते, फिर भी उनकी सरकार बन गई। हाँ भाई, पुत्र का नाम लिखेगा क्या? लिख दे भाई, है ना। भाग्यवर्धन, उसके बाद में एक था कल्याणवर्धन, दोनों ही क्या थे? लिख देना, अयोग्य। क्या थे? अयोग्य थे, अयोग्य। ठीक है बच्चों, अब बात करेंगे आप, नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आपके, ये हो गया आपके प्राचीन भारत का इतिहास क्या हो गया है? समाप्त हो गया। ठीक है ना बच्चों, प्राचीन इतिहास का ये आपके क्या हो गया है? समाप्त हो गया। बच्चों नेक्स्ट हेडिंग डालना आधुनिक भारत का इतिहास। नेक्स्ट हेडिंग डालना आधुनिक भारत का इतिहास। क्या डालोगे? आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है ना। इसमें रजिया सुल्तान है ना, आराम शाह, ऐबक सब आ जाएंगे भाई, है ना। रजिया सुल्तान है ना। अब बच्चों ध्यान रखना, इसमें सबसे महत्वपूर्ण युद्ध है वो आपके बच्चे कौन से है? वो युद्ध है तराइन का युद्ध। कौन सा युद्ध है? तराइन का युद्ध। बच्चों नेक्स्ट हेडिंग डालना, आवाज नहीं भाई, नेक्स्ट हेडिंग डालना आधुनिक भारत का इतिहास। हाँ, आधुनिक भारत का इतिहास, भारत का इतिहास, इतिहास। ठीक है ना बच्चों, आधुनिक भारत का इतिहास। बच्चों ध्यान रखना, इसको समझना। इसमें हम बात करेंगे भारत पर एक तो अरबी आक्रमण और एक भारत पर तुर्की आक्रमण। ठीक है ना बच्चों, इसमें बात करेंगे। एक नंबर आपका टॉपिक रहेगा अरबी आक्रमण। अरब है आक्रमणकारी, अरबी आक्रमणकारी, अरब है आक्रमणकारी, आक्रमण है अरब आक्रमणकारी। ठीक है ना बच्चों। और बच्चों ध्यान रखना, दूसरा रहेगा आपके तुर्की, तुर्की आक्रमणकारी, है ना। तुर्की आक्रमणकारी, भाई आवाज नहीं है ना, तुर्की आक्रमणकारी। बच्चों ध्यान रखना, आक्रमणकारी। ठीक है बच्चों। उसके बाद में इसमें हम बात करेंगे, इसमें हम बात करेंगे बच्चों, उसमें बात करेंगे दिल्ली सतलज काल। क्या बात करेंगे? दिल्ली सतलज काल, सतलज काल। बच्चों ध्यान रखना, दिल्ली सतलज काल के बाद में बात करेंगे मुगल काल, मुगल काल। बच्चों ध्यान रखना, ये आपके मध्यकालीन भारत के इतिहास का भाग है। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट हेडिंग डालना भारत पर अरब आक्रमणकारी। हेडिंग डालना भारत पर अरब है आक्रमणकारी। क्या डालोगे? भारत पर अरब आक्रमणकारी। भाई आधुनिक भारत के इतिहास में पहले अरबी आक्रमणकारी के बारे में बात करेंगे, उसके बाद में तुर्की आक्रमणकारी। ठीक है ना। और नेक्स्ट हेडिंग डालना भारत पर अरब आक्रमणकारी, अरब है आक्रमणकारी। बच्चों इसमें ध्यान रखना, इतिहास को पढ़ना है, आराम से एक एक चीज को समझना है। और बच्चों ध्यान रखना, इसमें अरब आक्रमणकारी और तुर्क आक्रमणकारी भारत क्यों आते हैं? बच्चों आपको पता है कि लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, 6वीं शताब्दी ईस्वी में ना, ईसा पूर्व नहीं सॉरी ईस्वी में, बच्चों ध्यान रखना एक नए धर्म का उदय होता है। उस धर्म का नाम है इस्लाम। किसका होता है? इस्लाम धर्म का उदय होता है। बच्चों ध्यान रखना, जो ये अरब आक्रमणकारी और तुर्की आक्रमणकारी है, इनका उद्देश्य था कि भारत जाएंगे और जो इनके बच्चों ध्यान रखना खलीफा, अरे गलत क्यों समझ रहे भाई? इस्लाम धर्म में खलीफा का मतलब क्या है? धार्मिक गुरु। क्या है? धार्मिक गुरु। और बच्चों ध्यान रखना, इस्लाम धर्म के जो खलीफा थे ना, जो पैगंबर है
है ना, पैगंबर। उसके बाद में सबसे बड़ा धार्मिक गुरु था, उसे कहते थे खलीफा। ठीक है ना। अब बच्चों समझना, खलीफाओं ने आदेश दिया कि हम इस्लाम धर्म का क्या करेंगे, प्रचार करेंगे। सभी शासकों को आदेश दिया है कि आपका उद्देश्य क्या होना चाहिए भाई, एक तो इस्लाम धर्म का प्रचार करना और साथ में ही क्या करना है, धन इकट्ठा करना है। तो बच्चों पहले आते हैं अरब आक्रमणकारी। और बच्चों आपको पता है कि अरब आक्रमणकारी में आपने नाम सुना है मोहम्मद बिन कासिम। क्या नाम सुना है, मोहम्मद बिन कासिम। आज नहीं, हेडिंग डालना भारत पर है अरब आक्रमणकारी। मैं चाय पी लेता हूं तब तक, है ना। हेडिंग डालना भारत पर अरब है आक्रमणकारी। ठीक है ना, हेडिंग डालना भारत पर अरब है आक्रमणकारी। मैं चाय पी लेता हूं भाई, आवाज नहीं है ना, अरे बाद में ठंडी हो जाएगी। खड़ा हो, हाँ बंद कर दे एक बार, रजिस्टर को बंद कर दे। बंद कर दिया ना। हर्षवर्धन के समय कुंभ मेलों का आयोजन शुरू हुआ था। कितने स्थानों पे, वाद नहीं भैया ना, कितने स्थानों पे कुंभ मेलों का आयोजन हो रहा है। अभी तो ये बता देंगे, कोई बात नहीं, एग्जाम में कौन बताएगा, नहीं पता है। हाँ भाई, 4। कौन से स्थान है, वेरी गुड। प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। ठीक है ना। महादेव जी को कहते हैं ना उज्जैन का, डिगीपुरी का राजा, उज्जैन के ना। खड़ा रहे बेटा, क्यों, है ना। ये सबसे इजी क्वेश्चन है भाई। मैंने अभी बताया कि हर्षवर्धन के समय एक, मुझे बता, महामोक्ष परिषद का आयोजन किया था हर्षवर्धन ने। महामोक्ष परिषद का क्या किया था, आयोजन किया था। कितने स्थानों पे, कौन से, वाद नहीं भैया ना, वाद नहीं, सबका नंबर आ सकता है। हाँ हाँ, नहीं, हाँ महामोक्ष परिषद का आयोजन किया था हर्षवर्धन ने। कितने स्थानों पे, 2 स्थान। स्थानों के नाम बताना। वाद नहीं भैया ना, वाद क्यों करे हो, याद नहीं है, क्यों याद नहीं, बातें करे हो, है ना। ये इसको रजिस्टर दे रहा है, ये इसको दे रहा है। अरे प्रश्न मुझे पूछना है, सीधा पूछो ना यार, तो पूछ ले, इसमें क्या है। अभी बताया कि भाई 2 स्थान है, एक तो है प्रयागराज और एक है कनौज, दोनों उत्तर प्रदेश से। अभी नहीं बताया है क्या देश। हर्षवर्धन के नाटकों के नाम बता। नाटक, कितने नाटक थे, 3 नाटकों के नाम बता। नासिक, वाद नहीं भाई, नाग रतन पीड़िय, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। हर्षवर्धन के दरबारियों के नाम बता। 2 तो भाई थे, है ना, आवाज नहीं भैया ना। अभी याद कर लोगे तो याद हो जाएंगे। बाणभट्ट ग्रंथ की रचना, कादंबरी जिसे हर्षचरित्र कहा गया है ना। और उसके एक भाई थे जिसका नाम था मयूर भट्ट, जिन्होंने 2 शतक लगाए थे, मयूर शतक और सूर्य शतक। और एक कौन थे, भर्तहरि, कोई ग्रंथ नहीं है। और एक कौन थे, मातांग दिवांकर, उसका भी कोई ग्रंथ नहीं है। हिला ले भाई, सीधा नहीं रहे ना, एकदम सीधा खड़ा रहे बेटे, बैठ क्यों रहे, खड़ा रहे।
तो भाई मेरी बात सुनो, टाइम आपके पास में बहुत कम है, आराम से पढ़ो, एक एक चीज को समझो। इतिहास को नहीं समझोगे, पर्सन आजकल जो बच्चे एसएससी जीडी के एग्जाम देके आ रहे हैं उनसे पूछना कि पर्सनों का लेवल क्या है। अब की बार इतिहास का वेटेज आप सोच नहीं सकते हो, आपकी सोच से ऊपर पर्सन आए थे, ठीक है ना। लैंग्वेज बच्चों ध्यान रखना, सब कुछ लैंग्वेज पे पर्सन किस टाइप से भी आ सकता है। अब इस लाइन से क्वेश्चन बन सकता है, और बच्चों ध्यान रखना पर्सन एग्जामिनर यदि गलत करवाना चाहेगा तो गलत करवा देगा, क्योंकि लैंग्वेज का ही खेल है सब कुछ, है ना। इसलिए बोला हूं कि भाई समझो इसको, बातें करोगे तो कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हमें संख्या में गिनती हमारी नहीं होनी चाहिए। भीड़ से हट के कुछ करेंगे तो सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। और अब की बार में, पिछली बार साइंस का पेपर हार्ड आया था, और अब की बार अग्निवीर में ध्यान रखना जीके आएगा। नीचे बैठ भाई, ठीक है ना। तो हमें हर तरीके से तैयारी करनी है भाई, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन आ जाए तो भी तैयार रहना है, और एकदम डीप से आ जाए ना तो भी हमें तैयार रहना है, क्योंकि हमारा लगभग एवरेज रहना चाहिए 15 में से 12-13, है ना। और जो बच्चा ईमानदारी से मेहनत करेगा, रेगुलर क्लास लेगा, और एक एक चीज याद कर लेना बच्चों, है ना, इनको याद कर लेना, 15 में से 15 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, है ना। भगवान भी किस्मत ही उसका साथ देती है जो मेहनत करता है, ठीक है बच्चों। अब बच्चों आपसे बात करें भारत पर अरब आक्रमणकारी, बच्चों इनका उद्देश्य क्या था। एक तो इस्लाम धर्म का प्रचार करना, और एक धन इकट्ठा करना इस्लाम धर्म के लिए, इनका मुख्य उद्देश्य था। और बच्चों ध्यान रखना, भारत को आपको पता है कि सोने की चिड़िया कहा जाता है ना। भारत के मंदिरों में इतना धन था, सोच नहीं सकते हो। और बच्चों ध्यान रखना, भारत में लगभग, भारत में बात करें, अखंड भारत की बात करें, अखंड भारत की बात करें तो भारत में लगभग 1 किलोमीटर में कम से कम 10 मंदिर थे। 1 किलोमीटर क्षेत्रफल में लगभग 10 से 20 मंदिर थे। लेकिन जो ये विदेशी आक्रमणकारी, अरब आक्रमणकारी और तुर्क आक्रमणकारी आए और इन मंदिरों को लूट लेते हैं, क्योंकि हमारे भारतीय लोगों की और भारतीय नागरिकों की सबसे बड़ी कमी क्या है कि हम में एकता नहीं, है ना। पड़ोसी लुटा है तो ताली बजाते हैं, बहुत अच्छा काम हुआ है, उसको नहीं पता है कि तेरा नबी नंबर आ सकता है। बच्चों ध्यान रखना, यहाँ पर इतना याद रखना कि अरब आक्रमणकारी में अभी तक है आपने यही पढ़ा है कि सबसे पहले अरब आक्रमणकारी कौन था, मोहम्मद बिन कासिम के बारे में पढ़ा है ना। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, उससे पहले ही बच्चों ध्यान रखना, पहला अरब आक्रमणकारी 711 ईस्वी में अबेदुल्ला असफल लेता है। उसके बाद में बच्चों दूसरा अरब आक्रमणकारी 711 में ही होता है बुदेल, वो भी क्या होता है, असफल। लेकिन बच्चों तीसरा अरब आक्रमणकारी कौन है, मोहम्मद बिन कासिम, जो क्या हो जाता है, सफल हो जाता है। बच्चों ध्यान रखना, आपसे प्रश्न क्या पूछा जाएगा, भारत पर प्रथम अरब आक्रमणकारी कौन है, अबेदुल्ला। अबेदुल्ला जी आते हैं, यहाँ पर धूल तटा दी जाती है ना। सिंध के शासक थे जिनका नाम क्या था, ताहिर, ठीक है ना बच्चों। सिंध के शासक ताहिर ने पटक पटक के मारा उसको ना, पटक पटक के। अबेदुल्ला तो वापिस ही नहीं आया। अबेदुल्ला ने कहा कि मैं भारत नहीं जाऊंगा। बच्चों उसके बाद में बुदेल, उन्होंने कहा कि मैं जाता हूं, है ना। फिर इसको भी, इसकी स्थिति वही होती है ना। बच्चों ध्यान रखना, अबेदुल्ला की स्थिति होती है वैसे ही बुदेल की होती है। उसके बाद में बच्चों मोहम्मद बिन कासिम ने पूरी रूपरेखा बनाई। पहले तो भारत का पूरा मैप बनाया, है ना। मैप का मतलब क्या, भारत का मानचित्र बनाने वाले। भारत के मानचित्र का निर्माण सर्वप्रथम किसने किया, अरबियों ने किया था, ये ध्यान रखना। जो ये भारत का मानचित्र है ना, इसको सर्वप्रथम किसने बनाया था, अरब ने, अरबी थे ना, उन्होंने बनाया था बच्चों। क्यों, क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम को पता था कि बुदेल भी असफल रहा है और अबेदुल्ला भी असफल रहा है बच्चों। फिर ध्यान रखना, जो मोहम्मद बिन कासिम आता है, पहले तो भारत की रूपरेखा बनाता है कि भाई आक्रमण कर देंगे तो भागेंगे कहां से, रास्ता तो ध्यान होना चाहिए ना। मैं आपसे बोल दूं कि दिल्ली जाना है ना, दिल्ली जाना है, आवाज नहीं भाई, आपके पास में कोई मोबाइल, अभी तो आजकल ये सोशल मीडिया का जमाना है ना, तो आप मतलब गूगल से जा सकते हो या मैप से जा सकते हो। लेकिन आपको मैं बोल दूं कि आपके पास में कुछ नहीं है और आपको पाकिस्तान जाना है, जाओगे और फिर आप वहां पे, आपको पता ही नहीं है कि भाई लाहौर कहां से जाएंगे, कुछ नहीं पता है, तो आप कैसे जाओगे। और यदि आपके पास में मैप है ना,
मैप से आप चले जाओगे कि ये रास्ता वो है, ठीक है ना बच्चों। तो ये अरब आक्रमणकारी, इन्होंने सर्वप्रथम भारत के मैप का निर्माण किया था। बच्चों ध्यान रखना, मोहम्मद बिन कासिम में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी है ना। प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी आपसे पूछ ले जो भारत पर सफल अभियान करता है वो कौन है? मोहम्मद बिन कासिम। बच्चों ये किसका सेनापति था? अल हजाज। बच्चों ध्यान रखना, एक अरबी शासक थे, वाद नहीं भैया, वाद नहीं बच्चों, एक अरब का एक शासक था जिसका नाम था अल हजाज। क्या नाम था? अल हजाज। बच्चों उन्होंने कहा है कि भाई भारत पर क्या करेंगे? आक्रमण करेंगे और भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार करेंगे और वहां पर मंदिरों में सोना ज्यादा है, सोना लूट के लाएंगे। अल हजाज ने पहले तो भेजा है अबेदुल्ला को। अबेदुल्ला भी किसका सेनापति था बच्चों? अल हजाज का। फिर बच्चों किसे भेजता है? बुदेल को। बच्चों ध्यान रखना, ये दोनों ही असफल हो जाते हैं। फिर इनके योग्य सेनापति, अल हजाज का योग्य सेनापति जिनका नाम है मोहम्मद बिन कासिम। बच्चों आपसे पूछ ले कि भारत पर प्रथम अरब आक्रमण कब हुआ था? 711 में। लेकिन भारत पर प्रथम सफल अरब आक्रमण 712 में। प्रथम अरब आक्रमणकारी कौन है? अबेदुल्ला। अल हजाज के क्या थे? सेनापति। और बच्चों ध्यान रखना, लेकिन ये असफल हो जाता है। लेकिन सफल आक्रमण कौन करता है? मोहम्मद बिन कासिम। बच्चों ये आता है भारत में एक दरा है खैबर दरा। खैबर दरा कहां है बच्चों? भारत में तो है ना। लेकिन मैं आपसे पूछ लूं कहां पे है? जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बीच में ना। बच्चों इसमें मैप होगा शायद, है ना। मैप है नहीं है भैया ना, मैप नहीं है, कोई बात नहीं है, इसको समझना। मैं मैप बना रहा हूं, है ना, समझना है सिर्फ आपको। मैं पूरे अखंड भारत की बात कर रहा हूं ना। है ना। अब इसमें बच्चों ध्यान रखना, अखंड भारत की बात करें तो अखंड भारत में है ना। बच्चों ध्यान रखना, ये अखंड भारत है और अखंड भारत में अफगानिस्तान, पाकिस्तान ये भारत के ही भाग थे। अब बच्चों ध्यान रखना, यहां पर है अरब। अरब बच्चों, अब बच्चों ध्यान रखना, अरब का शासक है जिनका नाम है अल हजाज। अल हजाज। बच्चों ध्यान रखना, इन्होंने कहा कि ये भारत पे क्या करेंगे? आक्रमण करेंगे और भारत में इस्लाम धर्म का क्या करेंगे? प्रचार करेंगे। बच्चों इन्होंने ध्यान रखना, अपना पहला सेनापति 711 ईस्वी में किसे भेजा था? अबेदुल्ला। किसे भेजा था? अबेदुल्ला। अबेदुल्ला। बच्चों उसके बाद में ये क्या होता है? असफल। अबेदुल्ला। उसके बाद में दूसरा भेजता है बुदेल। बुदेल। बच्चों ध्यान रखना, जितने भी भारत में अरब आक्रमणकारी और तुर्क आक्रमणकारी आते हैं, बच्चों ध्यान रखना यहां पर एक दरा है, हिमालय क्षेत्र, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। ध्यान रखना यहां पर एक दरा है, उसका नाम क्या है? खैबर दरा। खैबर दरा, ठीक है ना। जितने भी जो ये अरब आक्रमणकारी आए थे और जो ये तुर्क आक्रमणकारी आई, ये खैबर दरा से भारत प्रवेश करते। बच्चों ये दोनों असफल हो जाते। उसके बाद में अल हजाज ने अपने विश्वास मात्र या ना सबसे शक्तिशाली सेनापति जिनका नाम है मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम को भेजा है। कब है? 712 ईस्वी में। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा ऐसा तो मैं आक्रमण नहीं करूंगा, क्योंकि पहले भारत का मैप बनाएंगे, है ना, भारत की रूपरेखा तैयार करेंगे, उसके बाद में आक्रमण करूंगा। बच्चों ध्यान रखना, फिर खैबर दरा से मोहम्मद बिन कासिम की सेना एंट्री करती है। उसके बाद में ध्यान रखना, सिंध का एक शासक था, जो ये सिंध प्रांत है, यहां पर शासक कौन था? ताहिर। हिंदू शासक था जिनका नाम था ताहिर, है ना बच्चों। अब बच्चों ध्यान रखना, ताहिर पे ये आक्रमण करता है। यदि स्थानीय शासकों ने ताहिर का साथ दिया उस समय, तो उस समय मोहम्मद बिन कासिम भी क्या हो जाता है? पराजित हो जाता। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, यहां से दो बातें याद रखनी है। अरब आक्रमणकारी पहला कौन है? अबेदुल्ला। और सफल कौन है? लिखो इसको भैया ना, लिखना, भारत पर है अरब आक्रमणकारी, लिख देने यहां तक है, लिखो भाई इसको। बच्चों ध्यान रखना,
खैबर दर्रा से आए थे भारत। किस दर्रा से आए थे? खैबर दर्रा। ठीक है ना। आपसे पूछ ले कि भारत में आक्रमण करने वाला प्रथम अरब आक्रमणकारी अबेदुल्ला। अबेदुल्ला, बच्चों ध्यान रखना, अबेदुल्ला कब करता है? या आपसे ऐसे पूछ ले कि भारत में पहला आक्रमण अरब आक्रमण का कब हुआ? आक्रमण 711। लेकिन सफल आक्रमण, पहला आक्रमणकारी अबेदुल्ला, दूसरा बुदेल, तीसरा मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है ना। और ये तीनों सेनापति किसके थे? अल हजाज, हबीबी अल हजाज, है ना। ठीक है बच्चों ध्यान रखना, इसमें याद रख लेना, अब्बू ने किसको भेजा है? बेटे को भेजा है। बेटे का नाम क्या है? बिन, अबू बिन राते अधूरी, है ना। ये अरब आक्रमणकारी है ना। ऐसे अरब आक्रमणकारी, ऐसे अबेदुल्ला और बू से बुदेल, और किसको भेजा है? मोहम्मद बिन कासिम को। ये तीन आक्रमणकारी है, याद आपको रखने, जिसमें सबसे मोस्ट और इंपोर्टेंट है ना, कौन है? मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है बच्चों। उसके बाद में बच्चों समझना, आज इसके बारे में बात कर ले, उसके बाद में कल इस क्लास को यहां करते हैं समाप्त। बच्चों मोहम्मद बिन कासिम ने, ध्यान रखना, आक्रमण के समय सिंध का शासक था दाहिर। कौन था? दाहिर। बच्चों शासक था दाहिर। और बच्चों ये एक हिंदू शासक था। क्या था? हिंदू शासक। बच्चों समझना, यहां पर दाहिर की जो दो पुत्रियां थी, एक का नाम था सूर्यमला और बच्चों एक का नाम था परिमला। बच्चों अरब आक्रमणकारियों का एक ही उद्देश्य था, रियल बात समझना, यहां पर सिंध पर आक्रमण करके मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को अपने अधिकार में कर लिया और यहां के शासक दाहिर को पराजित करके बंदी बना करके उसे मार दिया गया। और उसकी दो सुंदर सी कन्या थी, हमारी भारत की बेटियां, ध्यान रखना, इतनी योग्य बेटियां थी, ध्यान रखना। इन विदेशी आक्रमणकारियों का भारत से लड़कियों को ना बंदी बनाना और वहां ले जाकर के अपने जो खलीफा थे, धार्मिक गुरु थे, है ना, धार्मिक गुरु, उनको उनके सामने सौंपना। उनको कहते थे कि हम आपके लिए बहुत अच्छा एक तोहफा लेके आए। रियल बात है ये, है ना। इनको महान बताया गया इतिहास में, ये दुर्भाग्य की बात है ना। ये भारत की बेटियों के साथ में जाना, इनकी इज्जत लूटना, इनके साथ में गलत व्यवहार करना, ये इनका काम था। बच्चों ध्यान रखना, मोहम्मद बिन कासिम ने कहा कि मैं सिंध को जीत गया हूं, और सिंध को जीत करके ध्यान रखना किसको पराजित कर दिया? दाहिर को। दाहिर को पराजित करके दाहिर की दो पुत्री, एक का नाम सूर्य मल्ला और एक का नाम परिमला, याद रखना है बस, है ना, लिखना नहीं है बच्चों। शासक कौन था ये इतना याद रखना है, कौन था? दाहिर। बच्चों फिर यहां से मोहम्मद बिन कासिम इनको लेके जाकर के अपने खलीफा धार्मिक गुरु के सामने उन लड़कियों को प्रस्तुत करता है कि हम आपके लिए अच्छा सा एक तोहफा लेके आए। तो ये जो बच्चियां थी, है ना, ये बुद्धिजीवी व्यक्ति, है ना, इन्होंने कहा कि भाई हमारी तो मौत फिक्स है ना, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम को हम मरा देंगे। और बच्चों ध्यान रखना, इन्होंने बदला लिया है किससे? मोहम्मद बिन कासिम से। और ये खलीफाओं के सामने प्रस्तुत की जाती है इनको, बच्चियों को। तो ये कहते हैं कि हम शुद्ध नहीं है। क्यों शुद्ध नहीं है? क्योंकि हमारे साथ में सब कुछ काम पहले से हो चुका है। किसने किया? मोहम्मद बिन कासिम ने। फिर खलीफा जो धार्मिक गुरु थे, उनको इतना क्रोध आया, उन्होंने कहा कि मोहम्मद बिन कासिम को फांसी की सजा दी गई। मोहम्मद बिन कासिम को फांसी की सजा दी गई। बच्चों ध्यान रखना, जैसा काम करोगे वैसा फल आपको मिलेगा। और बच्चों कहते हैं कि फिर मोहम्मद बिन कासिम को गर्म लोहे की राड़ों से पहले तो कूटा गया, मारा गया, है ना, उन बच्चों के सामने, है ना। और फिर बच्चों उसको फांसी की सजा दी गई। बच्चों ध्यान रखना, इतनी महान बच्चियां थी, है ना, उन्होंने उस समय डरा नहीं, है ना, उसने अपने सद्बुद्धि, अपने बुद्धि से क्या लिया था? काम है किया था। बच्चों उसके बाद में बच्चों ध्यान रखना, ये पहले आक्रमण करता है सिंध क्षेत्र में। सिंध क्षेत्र में ध्यान रखना देबल बंदरगाह है ना, पाकिस्तान, आज वर्तमान में पाकिस्तान है। पाकिस्तान में जो ये आपके कच्छ का रण है, वहां पे एक बंदरगाह था, उसका नाम है देबल बंदरगाह। और ये मोहम्मद बिन कासिम उसको लूटता। कल मैं मैप के साथ में आपको बताऊंगा ना। उसके बाद में बच्चों फिर ये बच्चों ध्यान रखना, निरम, भाई ध्यान रखना, जो ये बंदरगाह है देवल बंदरगाह, उससे आगे एक बौद्ध स्थल है, फिर उसका नाम है निरम बौद्ध स्थल, को भी लूट लेता है। और फिर बच्चों ध्यान रखना, सबसे मोस्ट बात है कि भारत में जजिया कर, है ना, गैर इस्लामों से क्या वसूलेंगे? क्या वसूलेंगे? जजिया कर।
बच्चों ध्यान रखना, जजिया कर यदि आप नहीं दोगे तो आपको इस्लाम धर्म है स्वीकार करना पड़ेगा। ये एक रणनीति थी कि भाई इस्लाम धर्म का प्रचार करेंगे। और बच्चों ध्यान रखना, जो गरीब थे उन्होंने कहा कि भाई मैं हमारे पास में कर नहीं है, हम क्या कर लेंगे, इस्लाम धर्म में प्रचार कर लेंगे, है ना, इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लेंगे। इस तरह ध्यान रखना, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया गया लोगों से, ठीक है ना। भारत में सर्वप्रथम जजिया कर किसने लगाया है, मोहम्मद बिन कासिम ने। बच्चों इसको लिख लो, इसके बारे में कल और बात करेंगे। आज क्लास का समय हो गया पूरा, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अरे लिख तो लो इसको पहले।